हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप एकेडमी फॉर फिजिक्स। मैं मंगल सुतार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज देखिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 12वीं की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए 11th हमारा कंप्लीट हो गया है और हम 12th के अंदर एंटर हुए हैं और कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा 11th बहुत ही कमज़ोर रह गया है और हम पता नहीं 12th में क्या होगा। तो एक बात मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ कि 11th का जो फिज़िक्स है और 12th की जो फिज़िक्स है उसमें कोई लिंक नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक जो है आपका जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने डायमेंशन पढ़ा होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा होगा, वो कहीं ना कहीं 12th के अंदर काम में आएगा। लेकिन आपको इतना भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक काम में आने वाला इतना ज़्यादा भी नहीं है। और यदि किसी को आ भी नहीं रहे तो उनको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एकदम जीरो लेवल से चलेंगे ताकि मैं ये मान के चलूँगा कि आपका जो फिज़िक्स है फिज़िक्स के अंदर आप ज़ीरो हो। ठीक है, देखिए हमारा जो वीडियो है वो 2 पार्ट में चलेगा। सबसे पहले जैसे कोई टॉपिक है उस टॉपिक का मैं पहले सबसे पहले थ्योरी पार्ट करवाऊँगा और उसके बाद में उसी टॉपिक का मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट करवाऊँगा। कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नीट या IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। मैं जो न्यूमेरिकल का जो लेवल रहेगा वो IIT और नीट के हिसाब से रहेगा और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे के एग्ज़ाम क्वेश्चन लेकर के मैं चलूँगा। और कुछ लोग जो यदि तैयारी कर भी रहे हैं और वो चाहते हैं कि सर हमारे मतलब जो एग्ज़ाम होगा मेन एग्ज़ाम उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यदि उनकी डिमांड रहती है तो मैं उनके लिए भी एक अलग से टेस्ट यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगा यदि उनकी डिमांड रहती है तो। उसके लिए स्टूडेंट ज़्यादा होने चाहिए। और यदि बोर्ड के हिसाब से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उनका जो क्लियर है जो न्यूमेरिकल वगैरह वो थ्योरी के साथ साथ में वैसे भी क्लियर हो जाएगा, तो उनको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब दिक्कत ये रहती है कि 11 जैसे कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि फ़िज़िक्स तो बहुत ही मतलब हार्ड सब्जेक्ट है, हमारे को समझ में नहीं आता, हमारे से तो न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। लेकिन एक मैं गारंटी देता हूँ कि यदि मैं जिस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, मैं आपको वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और इतनी मैं गारंटी देता हूं कि आपने यदि उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर दिया तो आपकी जो फिज़िक्स है वो बहुत ही इजी होने वाली है। और इतनी मैं गारंटी देता हूं कि आप बोर्ड के अंदर आराम से 90% से ऊपर परसेंटेज आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो टॉपिक है वो है हमारा चार्ज। यानी कि हम सबसे पहले चार्ज के बारे में बेसिक बात करेंगे कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, चार्ज की टाइप्स क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या मतलब यूनिट्स है उनके बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन आवेश के बारे में बात करते हैं। देखिए आवेश इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। देखिए ये जो वीडियो है दोनों ही बाई लैंग्वेज चलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, मैं दोनों ही टर्म्स काम में लेता रहूँगा। आवेश यानी कि चार्ज की हम टाइप्स की बात करते हैं कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए जैसे हम छोटी क्लासों के अंदर जाए 9th या 10th के अंदर जाए तो वहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि चार्ज होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए परमाणु की अपन बात करते हैं तो परमाणु, जैसे मैंने ये परमाणु बनाया है तो परमाणु के अंदर जो होता है वो नाभिक होता है और उसके चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं होती है। ये है वर्ताकार कक्षाएं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो नाभिक होता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और उसके चारों जो वर्ताकार कक्षा होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि वर्ताकार कक्षाओं में मूव करते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब परमाणु जो होता है प्रकृति के अंदर उदासीन अवस्था में पाया जाता है। उदासीन अवस्था से मतलब होता है कि उस पर जो टोटल चार्ज है वो 0 है और टोटल चार्ज किसी भी परमाणु पर तभी 0 होगा जब उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या जो इक्वल होगी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि जितना प्रोटॉन पे चार्ज होगा उतना का उतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा और जो दोनों का ऐड करोगे तो टोटल जो आंसर मिलेगा 0 मिलेगा। यानी कि हम कहेंगे कि वो बॉडी होगी वो न्यूट्रल होगी, कोई चार्ज नहीं होगा। अब देखिए आवेश है वो 2 प्रकार का है, किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 11 है, 11 है।
यानी कि मैंने प्रोटॉन की संख्या इसके अंदर मैंने 11 बना दी। इसका मतलब सीधी सी बात है कि न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी शुड भी 11 होनी चाहिए। कितनी होगी? 11 होगी। एक यदि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो आपको पता है पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं? 8 आते हैं। ये मैंने बना दिए 8, और लास्ट 2 और 8 10 हो गया, और लास्ट वाले में 1 आ गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 11 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना का उतना प्रोटॉनों पे भी चार्ज है, लेकिन नेचर में अपोजिट है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो है 11 यानी कि माइनस का 11, और प्रोटॉन भी है वो भी है 11, वो है प्लस का 11। तो जितना इस पर चार्ज होगा प्लस का उतना इस पर भी चार्ज होगा माइनस का, और जब दोनों का योग करोगे तो आपको मिलेगा 0। यानी कि ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? यानी कि ये आंसर पॉजिटिव कब आ सकता है? जब प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो। यानी कि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 12 कर दूँ मैं तो हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या 12 करने का मतलब प्रोटॉन को बढ़ाना है। अब देखिए, प्रोटॉन को कभी भी आप नाभिक में पाए जाते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं, और नाभिक के अंदर होते हैं वो प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। वहाँ पर आप प्रोटॉनों की संख्या को न तो बढ़ा सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा प्रोटॉन का, ध्यान रखना। तो क्या करें? अब पॉजिटिव लाना तो आप ऐसा करो, इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम कर दो। इलेक्ट्रॉन की संख्या आप 10 कर दो। 10 करने के लिए आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे। इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया आपने बाहर। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10, प्रोटॉनों की संख्या 11। अब जब दोनों का योग करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलने वाला है? प्लस में मिलने वाला है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पर यदि आप किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कम, प्रोटॉन की संख्या हो गई ज़्यादा, टोटल आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी है वो क्या हो गई है? पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि बोला जाए कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। इस कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज कब होगा? तो यहाँ पर कह सकते हैं हम, प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं वो नेगेटिव पर आते हैं कि किसी भी बॉडी को नेगेटिव चार्ज कैसे किया जाए। तो सीधी सी बात है कि इस नेगेटिव को बढ़ाओ। ये भी 11 था पहले, ये भी 11, ऐसा कर दो ना, 12 कर दो इसको। 12 करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, प्रोटॉनों की संख्या कम होगी। जब टोटल दोनों का योग करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। यानी कि बॉडी पर कौन सा चार्ज होगा? नेट चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी किसी भी बॉडी को यदि नेगेटिव चार्ज करना है तो उस बॉडी में को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इस तरीके से वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रही है, इसका मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉनों की संख्या कम है। ठीक है, या फिर एक्सेस है वो इलेक्ट्रॉन है और डेफिशिएंसी है वो प्रोटॉन की है। यानी कि कम मात्रा में है वो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो इस तरीके से हमारे पास में एक कंक्लूजन निकल के आया कि किसी भी बॉडी को यदि चार्ज करना है तो 2 तरीके हो सकते हैं। यदि पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, नेगेटिवली चार्ज करना है तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दो। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ये पता चले कि किसी भी वस्तु पर आवेशन का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। यदि आपको बोला जाए कि आवेशन का कारण क्या होता है, आवेशन का कारण पूछा जाए, आवेशन का कारण पूछा जाए तो आंसर निकलेगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। कभी भी प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, आगे जो ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, 2 प्रकार के टाइप्स हो गए। एक बात ये भी ध्यान रखोगे, यदि सेम चार्ज या नेचर सेम है और एक जो नेचर हो सकता है वो अपोजिट भी हो सकता है। देखिए, जब कभी भी जो नेचर है वो सेम है, यानी कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव बॉडी है, ये भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसा का ऐसा यदि नेगेटिव है वो भी दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन इसमें क्या आएगा? सेम होगा तो रिपेल करेंगे। लेकिन यदि अपोजिट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके यूनिट के बारे में, बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी यूनिट है। तो इसके यूनिट की अपन बात करें तो देखिए,
तीन एक यूनिट पढ़ेंगे अपन इसकी, जैसे ऐसा यूनिट है, CGS है और अदर प्रैक्टिकल यूनिट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट कौन सी है? देखिए आवेश जो है वो, देखिए 11वीं क्लास में हम जब डिस्कशन किया था कि दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है, एक तो होता है मूलभूत भौतिक राशि यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। मूल भौतिक राशियाँ हैं वो 7 प्रकार की हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है और प्रदीपन तीव्रता है। और इन 7 के अलावा जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं वो सारी की सारी व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं। अब देखिए आवेश है वो कहीं ना कहीं साथ में नाम नहीं है उसका, इसका मतलब वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। और आपको पता है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो मूल भौतिक राशियों की सहायता से ही बनाई गई होगी कहीं ना कहीं। तो इसको भी हम, आवेश को भी अपन मूल व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलेंगे। और इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 10th के अंदर हमने पढ़ रखा है विद्युत धारा का। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, Q/T। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला निकला Q = I/T। यह है विद्युत धारा, यह है समय। और विद्युत धारा जो है वो मूल भौतिक राशि है, समय भी मूल भौतिक राशि है। और दो मूल भौतिक राशियों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे को एक चार्ज मिल रहा है जो कि कैसी है? डेराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो यहाँ से इसका मात्रक बनेगा एम्पियर × सेकेंड, जिसका यदि सिंबल लिखे तो लिखेंगे अपन AS। या फिर एक साइंटिस्ट है कुलॉम के सम्मान में इसका नाम ही रख दिया गया, एक और इसका नाम रख दिया गया। आप ये लिखो तो भी सही है, या फिर आप लिखते हो यदि कूलॉम लिखते हो तो भी सही है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं C से। ठीक है, ये हो गया SI मात्रक। दूसरा है इसका CGS मात्रक, CGS यूनिट। इसकी जो CGS यूनिट है वो है स्टेट कूलॉम, याद रखना है आपको, स्टेट कूलॉम, जिसे लिखता है सिंबल में ESU। ठीक है, आगे हम इसका एक और नाम दिया गया, एक साइंटिस्ट है फ्रैंकलिन, उसके सम्मान में इसका नाम ही रख दिया गया फ्रैंकलिन। इसके अदर प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो इसके और भी हैं, जैसे कि अपन बात करें अदर प्रैक्टिकल यूनिट में, अदर में बात करें तो एक है फैराडे। याद रखोगे फैराडे है बच्चों, ये फैरड नहीं है। फैरड होता है विद्युत धारिता का मात्रक और फैराडे होता है आवेश का मात्रक, जो कि सबसे बड़ा आवेश का मात्रक है। एक होता है एब्सोल्यूट कूलॉम, जिसे लिखा जाता है EMU से। या फिर एक और मात्रक है इसका एम्पियर × आवर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मात्रक आप याद रख सकते हो। और इसमें जो फैक्ट है, वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि आवेश का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, बिगेस्ट यूनिट कौन सा है। तो आप बिगेस्ट की बात करेंगे तो बिगेस्ट जो होता है वो होता है फैराडे। बिगेस्ट जो है इसका वो है फैराडे। और स्मॉलेस्ट भी याद रखोगे आप, स्मॉलेस्ट जो इसका है वो है फ्रैंकलिन या फिर स्टेट कूलॉम। फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं या फिर स्टेट कूलॉम भी लिख सकते हैं। तो ये दो आपको याद रखने हैं इसके अंतर्गत। और इसके अंदर आप रिलेशन भी याद रख सकते हो आपकी, मतलब एक कूलॉम के अंदर कितने स्टेट कूलॉम होते हैं, एक फैराडे में कितने कूलॉम होते हैं। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो हम है वो देखिए, रिलेशन जो होता है एक फैराडे के अंदर, एक फैराडे में जो आवेश होता है वो होता है 96,500 कूलॉम। ऐसा का ऐसा यदि अपन बात करें कि एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होंगे तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम होता है। इसी प्रकार से एक एब कूलॉम की बात करें, एक EMU की बात करें तो उसमें जो होता है वो 10 कूलॉम होता है। तो ये वैल्यू भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, एब्सोल्यूट कूलॉम इसका मतलब। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू याद रख सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये तो हो गई, चलो इसके मात्रक के बारे में बात हो गई। आगे जो हम बात करेंगे, देखिए जो 12th की जो फिजिक्स है वो कहीं ना कहीं चार्ज पे बेस्ड है। इसका जो ज़्यादातर जो मेजर पोर्शन है वो कहीं ना कहीं आवेश से रिलेटेड है, और आवेश से क्या क्या हो सकता है उसका मैं आपको एक थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि आवेश जो है उससे क्या क्या हो सकता है। देखिए आवेश यदि रेस्ट की पोजीशन में होगा तो क्या होगा, आवेश यदि मोशन में है तो क्या होगा। तो आपको यहाँ से एक टेबल बनाते हैं अपन। देखिए आवेश यदि रेस्ट की पोजीशन में है, एट रेस्ट या फिर अंडर मोशन, गति कर रहा हो बच्चों, क्या कर रहा हो बच्चों, गति कर रहा हो। रेस्ट की पोजीशन में होगा तो क्या होगा, देखिए जब भी अपन चार्ज की स्टडी करेंगे, जब कोई चार्ज है वो रेस्ट की पोजीशन में है और अपन किसी चार्ज की स्टडी करेंगे तो इसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बेसिकली हम इससे ही स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और जब कोई भी चार्ज है वो अंडर मोशन में हो तो इसकी जो स्टडी करेंगे उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कर रहे थे चार्ज के बारे में कि जब कोई चार्ज होता है रेस्ट की पोजीशन में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी जब भी अपन चार्ज की स्टडी करेंगे तो उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब कोई भी चार्ज है वो अंडर मोशन होता है तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई भी चार्ज रेस्ट की पोजीशन में होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से यदि अंडर मोशन में है, गति कर रहा है, तो यहाँ से दो हो सकते हैं केस। एक केस होगा कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो, या फिर उसकी जो स्पीड है वो क्या हो, वेरिएबल हो। वेरिएबल होने का मतलब एक्सेलरेटेड हो। तो देखिए जब भी चार्ज है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो दो फील्ड उत्पन्न करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा। ये ध्यान रखना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रकार से यदि कोई चार्ज है वो वेरिएबल है, उसकी जो स्पीड है वो बार बार बदल रही है, यानी कि चार्ज है वो एक्सेलरेटेड है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न करता है। तो ये आपको यहाँ पे बेसिक ध्यान देना है। जब भी कोई भी चार्ज होगा वो रेस्ट की पोजीशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब कोई चार्ज अंडर मोशन है तो दो केस हो सकते हैं, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है बच्चों, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि उसकी जो स्पीड है वो क्या है, वेरिएबल है, यानी कि वो एक्सेलरेटेड हो रहा है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न करता है। तो ये आपको बेसिक, और कहीं ना कहीं जो 12th के मोस्टली ज़्यादातर जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड हैं, 60 to 70%। जैसे अपन बात कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र है, विद्युत विभव है, विद्युत धारिता है, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसी प्रकार से विद्युत धारा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, और प्रत्यावर्ती धारा वो कहीं ना कहीं हमारे इससे रिलेटेड है। और इसी प्रकार से विद्युत जैसे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। तो इस प्रकार एक जो मेजर जो पोर्शन है 12th का वो कहीं ना कहीं आवेश से रिलेट है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया एक बेसिक, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आवेश से क्या क्या हो सकता है। तो आवेश से एक डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हो कि आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है या उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात जो करेंगे वो हमने चार्ज के यूनिट के बारे में बात कर ली। अब जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन आवेशन की विधियाँ, कि आवेश को है वो कौन कौन से मेथड के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर अपन विधियों की बात करें, सबसे पहले जो विधि पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ। टॉपिक लगाओगे आप आवेशन की विधियाँ और आवेशन मेथड ऑफ चार्जिंग। उसके अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक लगाओगे आप वो लगाओगे बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा कैसे आवेश को उत्पन्न करते हैं। सिंपल है, ये तो डेली लाइफ में हम देखते ही हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो डेली लाइफ के अंदर ऐसे आपने प्रैक्टिकल भी किए होंगे। देखिए हम
जैसे कोई भी अपन डेली लाइफ के एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन बाल की कंघे की सहायता से बालों को बनाते हैं और बाल बनाने के बाद में जब वापस से आप कंघे को बालों के ऊपर लेके आते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बाल है वो उससे आकर्षित होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब आप कंघे की सहायता से बालों को बनाते हैं तो कंघे और बालों के बीच में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन होने की वजह से जो चार्जों का ट्रांसफ़र होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाता है और इसकी वजह से एक बॉडी पॉजिटिव हो जाती है और एक बॉडी नेगेटिव हो जाती है, और जब दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, जैसे एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, दोनों के बीच में आप घर्षण करवाओ यानी कि रब करवाओ, उनको रगड़ करवाओ उनके बीच में, तो यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र हुआ है तो उस कंडीशन में इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब दोनों को वापस से आप कांटेक्ट में लाओगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। सीधी सी बात है, ये होना भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रिक्शन के द्वारा भी, और फ्रिक्शन के ऐसे एग्जाम्पल आप याद भी रख सकते हो। जैसे आपने कांच की छड़ ली, जैसे आपने ले ली कांच की छड़ यानी ग्लास की रॉड ली, उसको आप रगड़ करो रेशम के कपड़े से, तो रेशम के कपड़े से यदि आप रगड़ करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इस पर आ जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव बन जाता है और ये नेगेटिव बन जाता है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल लीजिए आप, उसकी रगड़ करवाइए आप, एक एबोनेट की छड़ है उससे आप रगड़ करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल इस पर आ जाता है, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पे ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सर इस पे पॉजिटिव क्यों आया, इस पे नेगेटिव क्यों आएगा। ये प्रैक्टिकल करके पता लगाया गया है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस बॉडी से इस बॉडी पर होगा। तीसरा एग्जाम्पल है, आप याद रख सकते हो, ऊन जो होती है, वूल होती है, उसका कपड़ा ले लीजिए, ऊन का कपड़ा, उसको आप प्लास्टिक से रगड़ करवाइए या फिर अंबर से रगड़ करवाइए या फिर रबर से रगड़ करवाइए या फिर एबोनेट की छड़ से रगड़ करवाइए। इन चारों में से कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, उनके कपड़े के साथ में आप रब करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन पे आता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है और ये सारी जो वस्तु है वो नेगेटिव बन जाती है। तो इस तरीके से ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल को याद कर सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में रगड़ करवाएंगे तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये था पहला मेथड था बाय फ्रिक्शन के द्वारा। अगला जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो मेथड है बाय कंडक्शन। हम कंडक्शन के द्वारा पढ़ेंगे दूसरा मेथड। देखिए दूसरा जो मेथड है वो है बाय कंडक्शन, ठीक है, बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन का मतलब होता है चालन के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत हमारे को क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी बॉडी है उसको चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने के लिए एक दूसरी बॉडी लानी पड़ेगी पास में जो पहले से ही चार्ज हो, ऐसी बॉडी लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि पहले से, जैसे ये बॉडी है, जैसे इसको मेरे को चार्ज करना, जैसे ये स्फेरे है, इसको जैसे मेरे को चार्ज करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके कांटेक्ट में एक दूसरी बॉडी लेके आऊँगा जो पहले से चार्ज है, ये लेके या तो आप कांटेक्ट कीजिए दोनों का बीच में या फिर किसी एक तार से जोड़ दीजिए। जैसे ये पहले से चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ये आप कुचालक स्टैंड लोगे ताकि क्या है कि जो चार्ज है वो ज़मीन में नहीं जाए, अर्थिंग नहीं हो, कुचालक स्टैंड, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इन दोनों बॉडी को आप किसी चालक तार के द्वारा संपर्कित करते हो यानी कि जोड़ते हो तो क्या होगा, देखिए आगे एक चैप्टर है धारिता, उसके अंदर पढ़ेंगे कि यदि कोई भी एक वस्तु है उस पर आवेश 0 है, इसका मतलब उसका विभव 0 है। इसी प्रकार से यदि किसी भी बॉडी पर चार्ज है, इसका मतलब उस पर विभव है, और चार्ज जितना ज़्यादा होता है उस बॉडी का विभव भी उतना ही ज़्यादा होता है। विभव एक तरीके का क्या है, एक एनर्जी लेवल का माप है। विभव ज़्यादा का मतलब उसके पास में एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। जिस तरीके से अपन बात करते हैं ना, पानी की बात करते हैं, जैसे मैंने एक टैंक लिया पानी का, उसमें जैसे जैसे आप पानी भरते जाओगे उसका लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, गुरुत्वीय तल, तो बस उसका भी एक तल है। विभव भी क्या है, एक उसका तल है कि जितना ज़्यादा आवेश दोगे उसका विभव उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि इसका विभव 0 है और इसका विभव ज़्यादा है क्योंकि इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है। इसी प्रकार से
देखिए जब हम इन दोनों तारों को अपन जोड़ते हैं तो हमेशा आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और वो भी ध्यान रखोगे धनावेशों का प्रवाह, धन आवेशों का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और यह प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर नहीं हो जाए। इसको देखिए जैसे होता है ना पानी का प्रवाह, पानी का प्रवाह भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। ऐसा कि ऐसे अपन बात कर सकते हैं ऊष्मा के प्रवाह की, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो वैसे हम बात कर सकते हैं धनावेशों का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। देखिए इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये पानी का टैंक है, इसके पास में एक और पानी का टैंक मैंने लिया जो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वॉल लगा देता हूँ और वॉल को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने से क्या होगा, देखिए इसका ये लेवल है यहाँ तक, इसका जो गुरुत्वीय तल है वो यहाँ तक है। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा लेवल होगा उस पर प्रेशर जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल कम होगा, सिर्फ यहाँ पे वायुमंडलीय प्रेशर है, यहाँ पर वायुमंडल के साथ साथ पानी का प्रेशर भी है। तो क्या होगा, देखिए पानी का जो फ्लो है वो इधर से इधर की ओर होने लगेगा। पानी का फ्लो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दाब ज़्यादा है और यहाँ पर दाब कम है, और यह प्रवाह तब तक होता रहेगा पानी का जब तक कि दोनों का तल बराबर ना हो जाए। मतलब पानी का लेवल धीरे धीरे कम होगा और इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कि जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में पानी का जो प्रवाह है वो स्वतः ही रुक जाएगा। उस कंडीशन में दोनों जो तल होंगे वहाँ का प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस इसी को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर विभव ज़्यादा है, यहाँ पर विभव कम है, तो धनावेशों का प्रवाह इधर से इधर होता रहेगा और विभव इस पर आवेश बढ़ता जाएगा, इस पर आवेश कम होता जाएगा। यानी कि इसका विभव लगातार कम होगा, इसका विभव लगातार बढ़ता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों का विभव बैलेंस हो जाएगा, दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। जैसे ये इसका विभव इतना है और इसका विभव है वो कम है, तो धीरे धीरे आवेश देखो इस बॉडी से इस बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है, तो धीरे धीरे इसका विभव कम होगा और इसका विभव धीरे धीरे बढ़ेगा और एक बैलेंस वाली कंडीशन आएगी। उस कंडीशन में दोनों बॉडी का जो विभव है वो बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में धनावेशों का प्रवाह है वो स्वतः ही रुक जाएगा, और जैसे ही उनका प्रवाह स्वतः ही रुक जाएगा हम इन दोनों को अलग कर देंगे, और अलग करने से क्या होगा कि ये वाली जो बॉडी है इस वाली बॉडी पर भी क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और ये वाली जो बॉडी है इस पर भी चार्ज पहले से था तो थोड़ा बहुत इस पर भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों को अलग करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए पहले यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन मैंने तार को जोड़ने के कारण इस पर भी चार्ज आ गया है। अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर इस पर चार्ज कितना आएगा। ये डिपेंड करता है उनकी साइज़ पे। यदि साइज़ की वैल्यू मतलब साइज़ ज़्यादा है तो विभव भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि उनकी साइज़ क्या है। यदि दोनों की साइज़ बराबर है तो दोनों पे जो आवेश की मात्रा जो बटेगी वो भी बराबर बटेगी। जैसे यहाँ पर 100 कूलम आवेश है और दोनों की साइज़ बराबर, तो 50 कूलम इस पर आ जाएगा, 50 कूलम इस पर आ जाएगा। ये चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बाय कंडक्शन के द्वारा सीखा कि किस तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तीसरा जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो तीसरा मेथड है वो है बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण के द्वारा। देखिए प्रेरण के द्वारा किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, सेम देखिए जैसे कंडक्शन में कर रहे थे वैसा का वैसा इसमें भी करना है। फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम दोनों वस्तुओं को जोड़ रहे थे, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, सिर्फ पास में ला करके रखना है। जैसे ये है, ए है, इसको हमारे को चार्ज करना है, जैसे कोई स्फीयर है, तो हम क्या करेंगे इसके कांटेक्ट में एक दूसरी बॉडी लेके आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे छड़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जो पहले से ही चार्ज हो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है। कांटेक्ट नहीं करवाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे बच्चों, ठीक है। देखिए आपको कांटेक्ट नहीं करवाना है, सिर्फ उसके पास में ला करके रखना है। अब इससे क्या होगा कि जब इसको पास में ला करके रखोगे, इससे ये होने वाला है कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इससे अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर इस सतह पर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो जाएंगे, क्यों होंगे, प्रेरण के कारण, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये खींचेगा। अब खींचेगा तो ये सतह को छोड़ के बाहर तो आएंगे नहीं, यहाँ पर सतह पर जमा हो जाएंगे।
अब इधर वाले जब इलेक्ट्रॉन निकल कर जब इधर की ओर जमा हुए हैं तो यहाँ पर कौन सा चार्ज छोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो अनावेशित वस्तु है, यहाँ पर दो तरीके के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया एक सतह पर और एक पर हो गया नेगेटिव चार्ज। हम क्या करेंगे, इनको अर्थिंग करवा देंगे, भू संपर्कित करवा देंगे। इससे क्या होगा, भू संपर्कित करवाने के कारण क्या होगा कि ये जितना भी, देखिए जो पृथ्वी होती है ना, वो उसकी जो धारिता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और अमूमन ये मानते हैं कि इसकी जो धारिता होती है वो अनंत होती है, यानी कि कितना भी आवेश हो को वो धारण कर सकती है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो प्लस चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इससे ये होगा कि हमारे पास में केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये छड़ ऐसे की ऐसे रखी हुई है। अब देखिए केवल और केवल नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज तब तक यहाँ पर जमा रहेगा जब तक ये छड़ यहाँ पर है, क्योंकि ये छड़ इसको खींच के रखेगी। लेकिन जैसे ही छड़ को आप यहाँ से हटा देते हो, चार्ज जैसे ही छड़ को यहाँ से हटा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से आए थे वापस से रीअरेंज हो जाते हैं, यानी कि पूरे स्फीयर में एक समान रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी बॉडी के अंदर आ गया है। क्या पहले यहाँ पर जो बॉडी हम लेके आए थे वहाँ पे कोई चार्ज था, नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने किसी भी छड़ को इसके पास में लाया, प्रेरण हुआ, प्रेरण के कारण नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पैदा हुए। हमने पॉजिटिव को अर्थ में डाल दिया, अर्थिंग करके हमारे पास में केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचता है और ये नेगेटिव चार्ज वापस से इस छड़ को हटाने पर रीअरेंज हो जाता है और पूरे गोले में एक समान रूप से फैल जाता है। तो हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से देखा कि किस तरीके से किसी भी प्रेरण के द्वारा हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो कंडक्शन के द्वारा भी कोई भी बॉडी चार्ज हो रही थी और प्रेरण के द्वारा भी हो रही है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो बॉडी चार्ज हो रही थी, जैसा चार्ज लेके आ रहे थे वैसा ही चार्ज बॉडी पर आ रहा था। लेकिन इंडक्शन में क्या है कि जिस टाइप की आप बॉडी लेके आओगे, यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो बॉडी होगी उस पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि अपोजिट नेचर का आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि सर ये जो बॉडी है इस पर चार्ज तो आएगा लेकिन कितना आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप याद रखोगे, Q डैश इज इक्वल टू, Q का मतलब जो आप लेके आ रहे हो उस पर कितना चार्ज है वो, और यदि ये प्लस का होगा तो इस पर जो चार्ज आएगा वो माइनस का आएगा, और 1 - 1 अपॉन K। और यहाँ पर जो K है ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो है, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला K है, यहाँ पर जो भी वस्तु आप जिसको भी चार्ज कर रहे हो उसका परावैद्युतांक है, ठीक है। तो ये परावैद्युतांक है, ये हो गया बाय इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग की विधि। अब ये तीनों विधियाँ हमने पढ़ ली हैं और आगे जो हम बात करेंगे वो है चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। आगे जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ है 1 बाय 1 करके चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है आवेश क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी याद रखोगे, स्केलर क्वांटिटी। और कोई भी वस्तु पर चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर होता है। दूसरा याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन यदि किसी बॉडी में से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव हो रहा है तो वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक बात आप विशेष ध्यान रखोगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से निकलेगा तो उस बॉडी का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो एक आप ध्यान रखोगे कि इसका जो मास है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखना। और कितना मास डिक्रीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है याद रखोगे वो होता है 9.1 × 10⁻³
kg इतना द्रव्यमान उस बॉडी का कम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन कोई भी एक्सेप्ट कर रहा है, कोई भी बॉडी ग्रहण कर रही है, उस कंडीशन में जो बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। कौन सी चार्ज होगी बच्चों? नेगेटिवली चार्ज होगी। और देखिए बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मास होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मास है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि देखिए जो चार्ज होता है, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो चार्ज है वो किसी भी मास के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन जो मास है वो बिना आवेश का हो सकता है, लेकिन कभी भी आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं होगा। मतलब ये है कि आवेश जो होगा वो किसी न किसी मास पर ही आएगा। तो ये आप ध्यान रखोगे कि चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट mass, although mass is exist without charge। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। इसी तरीके से अपन बात करते हैं तीसरे के बाद में चौथी प्रॉपर्टी है, चार्ज जो होता है वो इनवेरिएबल होता है। चार्ज की जो वैल्यू है वो कभी भी नहीं बदलती है। आप विशेष ध्यान रखोगे, चार्ज कभी भी नहीं बदलेगा। भले ही चार्ज रेस्ट की पोजीशन में हो, चार्ज भले ही गति कर रहा हो, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा वही रहने वाली है। यानी कि चार्ज होता है, चार्ज इज़ फ्री फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्वतंत्र होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे निर्देश तंत्र गति करे, चाहे निर्देश तंत्र रेस्ट की पोजीशन के अंदर हो। यानी मैं कह सकता हूँ कि चार्ज इज invariance with respect to frame of reference, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। बट मास होता है वो बदलता है। जो मास होता है वो यदि मास रेस्ट की पोजीशन में है उसका मास अलग होगा, यदि मास है वो गति कर रहा है तो उसका जो मास है वो बढ़ जाता है। आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है, आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत, यानी कि जो मास की जो वैल्यू होती है वो होती है m0 अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि मास होता है वो स्पीड होने पर मास की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। चार्ज की वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। चार्ज वाले रेस्ट की पोजीशन में वो चार्ज गति कर रहा हो, निर्देश तंत्र रुका हुआ है या निर्देश तंत्र गति कर रहा है, चार्ज की वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। ये ध्यान रखोगे आप। लेकिन जो मास है वो बदलता है, रेस्ट की पोजीशन में उसका मास कम होता है, लेकिन यदि वह अंडर मोशन है तो उसकी जो मास होता है वो बदल जाता है। या आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टीज है वो चौथी प्रॉपर्टीज के बाद में पांचवी प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, वो है देखिए, एक तो होता है चार्ज, एक होता है स्पेशल चार्ज। ठीक है, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश को रिप्रेजेंट किया जाता है, विशिष्ट आवेश स्पेशल चार्ज, यूनिक चार्ज, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q/m से। अब देखिए Q/m का जो अनुपात होगा, Q और m का अनुपात होता है, उसे बोला जाता है विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश जो होता है वो बदलता है गति करने पर। क्यों? देखिए, गति करने पर केवल आवेश होता तो कभी नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पर m भी है बट्टे में, और आपको पता है कि यदि स्पीड बढ़ेगी तो m बढ़ेगा, और m बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी कि विशिष्ट आवेश यदि आपको पूछा जाए कि यदि कोई भी एक मास है जो गति कर रहा है और वो चार्ज है, उस पर चार्ज है, तो बताइए यदि वह गति कर रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो बताइए उसका विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा m की वैल्यू बढ़ जाएगी गति करने पर, ये वैल्यू बढ़ेगी तो विशिष्ट आवेश है वो आपका कम हो जाएगा। यानी कि जो चार्ज, केवल चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता है स्पीड पर, लेकिन विशिष्ट आवेश है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में m भी आता है। अगली जो प्रॉपर्टीज है वो अपन बात करेंगे
वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता। यानी कि कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी का यदि आपको टोटल चार्ज पता करना है, जैसे ये बॉडी है, इसमें बहुत सारे चार्ज दे रखे हैं, 4 कूलम, 3 कूलम, +2 कूलम, माइनस का 8 कूलम, और आपको किसी ने सवाल पूछ लिया कि बताइए इसका पूरे जो सिस्टम दे रखा है इसका टोटल चार्ज क्या होगा। तो सिंपल तरीका है इसका। देखिए जो टोटल चार्ज होता है वो सभी आवेशों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। आपका क्या करना है, आपको यदि टोटल चार्ज किसी बॉडी का निकालना है तो आप सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कर दीजिए, क्योंकि अदिश राशि है, इनका टोटल निकालने के लिए बीजगणितीय योग करते हैं। तो हम जब इनका बीजगणितीय योग करेंगे तो आंसर जो मिलेगा Q टोटल इज इक्वल टू Q नेट इज इक्वल टू वो मिलेगा +4, +3, +2 और -8। कितना आया? +1। तो इतना टोटल आया। यानी कि आपको क्या करना है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है सभी आवेशों को सीधा बीजगणितीय योग करना है। ये था 6वां पॉइंट। अब 7वां पॉइंट अपन पढ़ेंगे। देखिए ये तो सिंपल ही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है आवेशों का संरक्षण। यानी कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसके आवेश को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। उसका जो आवेश है वो केवल उसका जो आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों का वापस टोटल निकालोगे तो वो भी हमेशा वही मिलेगा। यानी कि यह जो स्टेटमेंट है हमारे को यह कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे को यह कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, आपने क्या करवाया, उनको फ्रिक्शन करवाया। तो फ्रिक्शन करवाने से मैं कहता हूं कि दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए। देखिए पहले क्या है, फ्रिक्शन करवाने से पहले इस पर भी आवेश क्या है, 0, इस पर भी आवेश क्या है, 0। तो टोटल कितना है, पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। अब मैं दोनों को बीच में रब करवाया, रब करवाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पर कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन निकले ना तो +2 चार्ज, इस पर कितना आ गया, -2 चार्ज। यानी कि देखिए आवेश उत्पन्न तो हुआ है, एक बॉडी इस पर +2 उत्पन्न हुआ है, इस पर -2 का उत्पन्न हुआ है। लेकिन यदि पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें अपन, तो यदि वापस से आप दोनों का टोटल करोगे तो वो आपको वापस से 0 ही मिलने वाला। +2 और -2 यदि टोटल निकालोगे उस पूरे सिस्टम का तो वापस से क्या मिलेगा, 0। पहले भी कितना था, 0। फ्रिक्शन करवाने के बाद में भी क्या हुआ, 0। यानी कि सिर्फ आवेश एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि नया आवेश पैदा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अगली प्रॉपर्टीज पे आते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि आवेशों का जब भी जो ट्रांसफर होता है, आवेशों का ट्रांसफर होने से मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा एक क्वांटा के रूप में होगा। कैसे, देखिए एक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा, तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट या फिर बंडल। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट अथवा बंडल। ठीक है, जैसे आप मार्केट के अंदर गए और मार्केट के अंदर आपने किसी से पूछा, जैसे एक बिस्किट लेने गए आप, और बिस्किट के अंदर जो बिस्किटों की संख्या है वो 20 है। अब आप जो दुकानदार के पास में जाओगे, आप बोलोगे मेरे को बिस्किट चाहिए, तो जब बिस्किट का जो आदान प्रदान होगा वो 1 बिस्किट, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट में तो होगा नहीं, वो क्या होगा, पूरा आपको पैकेट देगा। तो ये क्या हो गया, बिस्किट का पूरा पैकेट हो गया, बिस्किट का एक पैकेट हो गया। और इस पैकेट के अंदर जो संख्या है बिस्किट की वो कितनी है, 20 है। यानी कि वो क्या करेगा, आपको या तो 1 पैकेट देगा, या फिर 2 देगा, या फिर 3 पैकेट देगा, या 4 पैकेट देगा, ऐसे ही देगा ना। तो इसी को बोला जाता है आवेश का क्वांटा। यहाँ पर है बिस्किट का क्वांटा, और एक क्वांटा में बिस्किट की संख्या कितनी है, 20 है। क्वांटा का मतलब पैकेट।
तो इसको हम आवेश से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, जब भी आवेशों का ट्रांसफर होगा, यानी कि एक बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो एक क्वांटा के रूप में निकलेगा, और एक आवेश का जो क्वांटा होता है, आवेश का एक क्वांटा होता है, यानी कि आवेश का एक जो पैकेट होता है, उसमें जो संख्या होती है आवेश की, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसे अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आवेश का क्वांटा होगा, आवेश का एक पैकेट होगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है उस पर। ये इतना क्यों होता है? क्योंकि देखिए, बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बॉडी में से जो ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉनों का होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके साथ साथ इतना चार्ज भी तो निकलेगा बाहर। या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना चार्ज हो जाएगा, यदि आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका 2 गुना चार्ज निकलेगा, आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका 3 गुना निकलेगा। यानी कि आपको ये पूरा पैकेट तो निकलेगा ही निकलेगा, इसके पूर्ण गुणज के रूप में निकलेगा ना। ऐसा कैसा? यहाँ पर भी क्या है, या तो ये पूरा 20 निकलेगा, या फिर इसके 2 पैकेट निकलेंगे, या फिर इसके 3 पैकेट निकलेंगे, ऐसा निकलेगा। तो यहाँ पर भी एक पैकेट है आवेश का, और आवेश के पैकेट में संख्या फिक्स है, तो इसका 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट ऐसे निकलेगा। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा Q = वो हमेशा 1.6 आएगा × 10⁻⁻19 कूलम आएगा। या तो इसका 1 गुणा आएगा, या फिर इसका 2 गुणा आएगा, या फिर इसका 3 गुणा आएगा, या फिर इसका 4 गुणा आएगा। यानी कि n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो n गुणा आएगा। और ये बड़ी संख्या आपको बार बार नहीं लिखनी है, इसका एक सिंबल है, इसको अपन E से व्यक्त करते हैं। तो Q = निकलेगा NE, और एक फॉर्मूला बनेगा Q = N × E। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर n क्या है? इंटीजर नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ऐसा तो निकलेगा नहीं डेड इलेक्ट्रॉन 2.25 या 2.5 या 3.5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो पूरा 1 निकलेगा, या फिर पूरे 2 निकलेंगे, तो चार्ज भी पूरा 2 गुना आएगा। तो इस तरीके से होगा, और इस तरीके से किसी भी बॉडी पे चार्ज आएगा। यदि किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर टोटल चार्ज इतना आएगा। यदि कोई बॉडी है n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है तो उस पर जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा -ne में आएगा। और दोनों को अलग अलग लिखने से बेटर है कि दोनों को एक साथ ही लिख दो, Q = ±NE, वेयर E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और n क्या है? इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये था आवेश का क्वांटा। आज के लिए बस इतना ही, और इसका जो न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो अगला जो इसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर में आपके इसके जो बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं IIT के हिसाब से या नीट के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।